Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. This is Ajay and बेटा जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं अभी वर्बल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमने 25 क्वेश्चन की सीरीज चालू की है। हर वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस दे रहे हैं। इससे पहले हमारे 2 वीडियोस हो चुके हैं जिसमें हमने 25-25 यानी टोटल 50 क्वेश्चंस वी हैव डन और आज हम आगे के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो विदाउट taking more time, let's start. So today the first question we have is एरर डिटेक्शन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे बेटा। कह रहा है कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो, जो नीचे एक वाक्य दिए गए हैं उनमें से कोई एक भाग जो है मे कंटेन एन एरर, उसमें एक एरर हो सकती है और आइडेंटिफाई द पार्ट, उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। इफ देयर इज नो एरर तो फिर नो एरर को चूज करना है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं कि ए सोशियोलॉजिस्ट स्टडी द वेज इन विच पीपल लिव टुगेदर, रेज देयर फैमिली एंड फॉलो कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स एंड कस्टम्स। तो चलिए पहले तो हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से एरर निकाली जा सकती है। देखो इससे पहले की क्लास में भी हमने एक बार ये स्टेप का क्वेश्चन किया था कि नाउन प्लस नाउन साथ में कभी नहीं आता। इस नाउन के पहले अगर जब भी कोई चीज़ आएगी तो फिर वो एडजेक्टिव होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स एडजेक्टिव होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है, देखिए ये दिया है सोशियोलॉजिस्ट, मतलब अगर हम सोशियोलॉजिस्ट के बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब हुआ कि समाजशास्त्री, और इसके बाद में है स्टडी। स्टडी मतलब क्या है बेटा? अध्ययन करना। अब देखिए अध्ययन ये भी नाउन है बेटा और ये भी नाउन है, और 2 नाउन एक साथ आ गया तो फिर इस बीच इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आना था। या तो इसको आप ऐसा कीजिए कि ए सोशियोलॉजिस्ट और फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम स्टडी लगाएंगे, है ना, बीच में कनेक्शन दे देंगे। द वेज मतलब उनकी स्टडी का जो है एक तरीका जो निकला, इन विच जिसमें कि पीपल लिव टुगेदर साथ में रहते हैं, रेस देयर फैमिली अपने परिवार को बढ़ाते हैं, एंड फॉलो कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स एंड कस्टम और वहाँ के रीति रिवाज को वो फॉलो करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर कहाँ पर आ गई? ये वाले भाग में। अब देखते हैं कौन से एरर कौन से पार्ट में आएगा। ये तो होगा नहीं, एरर तो है तो नो एरर का ऑप्शन तो आता नहीं, आ गया हमारा बी, है ना। ये जो बी है बेटा ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि एरर हमारे बी पार्ट्स में है। ओके, इज दैट क्लियर? तो चले आगे बढ़े। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 2 कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ब्लैंक को भरना है और इसमें सही चीज को फिल करना है। अब देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपने सिर्फ किसी चीजों को अगर सिर्फ आपने ध्यान दिया होगा तो भी आपको चीजें समझ में आने लगेगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से समझेंगे कि ही कंप्लीटेड हिज टास्क, उसने अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया। प्रेसिंग डेडलाइन, डेडलाइन मतलब जो समय अवधि दी थी वो अंतिम सीमा के पहले के दबाव के चलते उसने अपना जो टास्क है वो पूरा कर लिया। अब देखिए अगर हम बोले इवन दो तो इसके बाद तो क्या आना था? इवन दो के बाद में एक सेंटेंस आना था। ऑल दो इसके बाद भी एक सेंटेंस आना था। क्यों आना था बेटा? क्योंकि ये क्या है बेटा, एक कंजक्शन है। ये क्या है? कंजक्शन। और कंजक्शन के बाद में कभी कोई नाउन नहीं आ सकता, आएगा तो क्या आएगा बेटा? क्लॉज आएगा, है ना। और यहाँ पर क्लॉज नहीं है, सिर्फ एक डेडलाइन के पहले ये इसका एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो ये तो सिर्फ एडजेक्टिव है और ये सिर्फ नाउन है, मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये क्या हो गया बेटा? हमारा नाउन फ्रेज हो गया। तो जब नाउन फ्रेज है तो ये तो डेफिनेटली यहाँ पर ये दोनों तो नहीं आएंगे क्योंकि दोनों कंजक्शन है। अब बच्चा इन दोनों में से कोई आएगा तो देखिए बेटा डी और स्पाइट ऑफ ए, ऐसा कुछ कोई शब्द ही नहीं होता बेटा, है ना। ये होता है डिस्पाइट, सिर्फ डिस्पाइट होता है ना। डी अलग स्पाइट अलग और फिर उसमें ऑफ भी लगा हुआ हो तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा? इन स्पाइट ऑफ। और ये ए तो इसके लिए है ना, डेडलाइन के लिए। ही कंप्लीटेड हिज टास्क इन स्पाइट ऑफ ए प्रेसिंग डेडलाइन, एक बहुत दबाव भरे समय सीमा होने के बाद में भी उसने अपना जो है काम पूरा कर लिया। ओके चलिए, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है बेटा, इस बात को याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई चीज आएगी तो प्रीपोजिशन अपने बाद में बेटा हमेशा क्या लेता है? प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। और याद रखिएगा ऑब्जेक्ट में कभी भी अगर कोई चीज आएगी तो प्रोनाउन आएगा या फिर कोई नाउन आएगा, तीसरी चीज कभी नहीं हो सकता। तो प्रीपोजिशन के बाद में अपना एक ऑब्जेक्ट होता है और ये कहलाता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ओके तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ इन स्पाइट ऑफ क्यों आएगा, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ जो है बेटा ये एक प्रीपोजिशन है। ओके चले आगे बढ़े। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 3, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर। फिर एरर फाइंडिंग वाला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द पार्ट इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर आप नो एरर को चयन कर ले। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? बहुत सिंपल सा कह रहा है कि आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, यानी 2 कैंडिडेट्स है उनमें से कोई भी ना, कोई एक, उसकी बात हो रही है। तो हु
ये किसके लिए आया, ये आइदर के लिए आया। और आइदर बेटा होता क्या, हमेशा याद रखिएगा, आइदर जो है ये हमेशा सिंगुलर दर्शाता है, एक वचन, यानी कि सिंगुलर नाउन को दर्शाता है, सिंगुलर इसका रूप होता है। अब इसके बाद देखिए हु क्या है, हु के बाद क्या लग गया यहाँ पे हैव, और ये हैव भी किसके लिए आया, आइदर के लिए आया। तो अब ये तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव तो आना नहीं था, यहाँ पर क्या आना था, हैज, है ना। फाइल्ड फॉर द नॉमिनेशन आर सुटेबल फॉर द पोजीशन, भाई उन्होंने फाइल कर दिया है नॉमिनेशन, अपने नाम को उसमें फाइल कर दिया है, सुटेबल फॉर द पोजीशन है, जो भी पोजीशन है उसके लिए शूट होने के लिए। तो बात यहाँ पर एक सिंपल सी बात आ रही है कि बेटा किसी भी कीमत पे आप इधर इधर नीदर इसके साथ आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते, आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाना पड़ेगा उसके साथ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब पर यहाँ पर है नहीं, तो एरर किस में हो गया, ये देखिए लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा जो है एरर हो गया, क्योंकि हु के बाद यहाँ पर हैव लगा है। ठीक है, अब आगे बढ़े, करें शुरू, चलिए भाई, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। अब अगर कोई एरर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, नो एरर को ही चूज करके कर लेना है ना। तो कैसे होगा इसको समझते हैं कि मे यू कैरी दीज बुक्स फॉर मी प्लीज। अब देखिए गजब हो गया यहाँ पर, बहुत ही गजब बात हो गई, यहाँ पर बोल दिया प्लीज। अच्छा, प्लीज का यूज क्यों किया जाता है, रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। और इस शुरुआत वाक्य की किससे हो रही, मे का यूज क्यों किया जाता है, टू टेक परमिशन, क्या के लिए किया जाता है, टू टेक परमिशन, है ना। परमिशन लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, हम यूज करते हैं मे का। तो अब जब ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, परमिशन भी मांग रहे हैं और प्लीज भी कह रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कह रहे हैं, या तो रिक्वेस्ट कर लो या तो परमिशन मांग लो, है ना। तो यहाँ पर मे नहीं आना था, यहाँ पर क्या आना था, यहाँ आता वुड, है ना। वुड का यूज कर सकते हैं कि वुड यू कैरी दिस बुक्स फॉर मी, मतलब क्या आप ला पाएंगे, आप किसी से ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मे वाला ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर एरर फाइंडिंग में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ओके, एक मिनट मैं थोड़ा सा चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 5 कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर। फिर एरर क्वेश्चन, एरर वाला एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर विल अनाउंस, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे बेटा, कि द प्राइम मिनिस्टर विल अनाउंस द स्कीम, वो स्कीम को अनाउंस करेंगे इफ द कैबिनेट विल अप्रूव इट। अब देखिए एक नियम हम इससे पहले भी कई बार देख चुके हैं, इफ, अनलेस, है ना, इनके बाद बेटा कभी भी विल नहीं आता है। अगर विल आएगा तो गलत है। देखिए ये ईफ है और ईफ के बाद के सेंटेंस में यहाँ विल मिल गया हमको, मतलब यही एरर हो गया। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होना था, क्योंकि दूसरे वाक्य में जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें विल आता है, लेकिन ठीक ईफ के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें, अनलेस के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें विल का यूज नहीं होगा। तो ठीक है, अब ये इफ कैबिनेट विल अप्रूव, ये हमारा एरर मिल गया, तो हम इसमें से ऑप्शन को चयन कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, है ना, क्योंकि इसी में इसमें क्या लगा, नहीं ऑप्शन नंबर ये वाला नहीं होगा बेटा, ईफ वाला, ये ऑप्शन नंबर ए, मैं इसको हटा देता हूँ, गलती से हो गया था, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उसको चूज करके लिखना है। अब इस बात को ध्यान से समझेंगे बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इट इज नॉट ईजी, भाई सरल बात नहीं है क्या, टू द प्रोफाउंडनेस ऑफ ए मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड, कि माँ का जो अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, उस प्रेम की जो गहराई होती है बेटा, यानी ममता की गहराई, है ना, ममता की गहराई, इसको बताना, इसको मापना बहुत मुश्किल है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कौन सी वर्ब इस टू के बाद आ सकती है। तो देखिए दिया है एवेल्युएट, फ्लक्चुएट, इक्वेट और ओवर एस्टिमेट। तो पहले तो ओवर एस्टिमेट को समझ लो, आपने सुना होगा ना अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट कहने का मतलब है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन, है ना। ये आपने एक फिल्मी डायलॉग जरूर सुना होगा, जिसका मतलब है कम आंकना। और ओवर एस्टिमेट जिसका मतलब होता है ज़्यादा आंकना, किसी चीज़ को ज़्यादा समझ लेना, तो ये तो आएगा नहीं, है ना। अच्छा, अंडर एस्टिमेट होता तो हम एक पल के लिए हम मान सकते हैं कि, है ना, लेकिन ओवर एस्टिमेट तो आ ही नहीं सकता। इक्वेट यानी ये इक्वल से बना हुआ है ना बेटा, ये इक्वल से बना हुआ, इक्वल यानी बराबर,
है ना। तो ये इक्वल से बना, वो बराबर नहीं होता ना किसी के। और फ्लक्चुएट, ये फ्लेक्सिबिलिटी से बना है, फ्लेक्सिबल है ना, उससे फ्लैक्चुएट बना है। तो फ्लैक्चुएट का मतलब होता है लचीला, तो ये लचीला तो होगा नहीं, है ना। अब आ रहा है इवेल्युएट, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना। क्या होता है बेटा? मूल्यांकन करना। अगर आप मूल्यांकन कर रहे हो किसी चीज़ का, इसका मतलब बता रहे हो कि कम है कि ज़्यादा है, या उसके तह तक पहुँच सकते हो किसी चीज़ का मूल्यांकन करके कि यार ये किस हद तक है ना। लेकिन माँ की जो ममता होती है उसकी तो हद होती ही नहीं है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, हम हद पता करने की बात कर रहे थे कि इट इज़ नॉट ईजी, बिल्कुल सरल नहीं है कि माँ की ममता की गहराई की जो हद है, वो जो लास्ट सीमा है, उसको हम पता कर सकें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इवेल्युएट का मतलब यहाँ पर निकल रहा है मूल्यांकन, और यही हमारा ऑप्शन जो है दैट विल बी द आंसर, इट विल बी द आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर, यानी कि भाई कह रहा है कि एक एरर है, इसमें एरर को फाइंड करना है। इससे पहले भी अभी हमने सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया था बेटा। कह रहा है कि आई विल नॉट गो आउट, कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इट विल रेन, अगर बाहर बारिश होगी, इफ इट विल रेन, इफ इट विल रेन। देखिए मैंने बताया था कि इफ के बाद जब भी आएगा तो V1 आएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, और इसके बाद आएगा तो विल आएगा। तो यहाँ देखिए इफ के बाद तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट विल दे दिया, तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो अब कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी, द ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, आगे देखिए। S1 S2 S3 S4 वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसा करें कैसा नहीं करें, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा समझना है चीज़ों को। अगर समझने की थोड़ी सी ताकत अगर हम लगाते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली मतलब हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमें जाना है। मतलब वी कैन इजीली फाइंड द आंसर। देखिए क्या है कि कह रहा है कि S1 में, देखिए सबसे पहले S1 में बनाना ट्रीज लिव फॉर अबाउट 6 ईयर्स, है ना। बनाना ट्रीज जो है ना वो करीब 6 साल तक जीवित रहता है। बट लेकिन ईच स्टेम ऑफ ट्री ओनली लिव्स लॉन्ग इनफ टू प्रोड्यूस फ्रूट, परंतु उसकी जो जितनी भी टहनियाँ होती है ना, स्टेम जितनी भी होती है उसकी, है ना, ट्री ओनली लिव्स, वो सिर्फ इसलिए रहती है लॉन्ग इनफ टू प्रोड्यूस फ्रूट, यानी कि फूड उत्पन्न करने तक रहती है। फिर S2 और S3 अपने को इसके आगे की दो कंडीशन नहीं दी है, और चौथी चीज दे दी है कि द फ्रूट्स विल बी रेडी इन 60 to 90 डेज, कि 60 से 90 दिनों में जो फल है वो तैयार हो जाते हैं आफ्टर इमर्ज फ्रॉम द फ्लावर, यानी कि जो फूल है ना उसमें से इमर्ज यानी बनने में उनको 60 से 90 दिन के अंदर फूल से वो फल बन जाते हैं। बनाना मतलब केले के पेड़ की बात हो रही है। ओके, तो कह रहे हैं कि पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं कि द बनानास देन ग्रो आउट ऑफ दीज फ्लावर्स। फिर कह रहा है कि द लीव्स आर अबाउट 9 feet long and 2 feet wide. From each stem a bundle of a banana flowers bloom. कह रहा है कि ये जो चीज़ें अभी तीनों में से हमें यहाँ पे फिल करना है, तो S2 में कौन सी चीज़ आएगी? तो देखो बेटा यहाँ पर बात क्या हो रही थी, ये पेड़ के स्टेम की बात हो रही है, और इसके बाद भी हम स्टेम के बारे में तो बात करेंगे। तो हमारे लिए स्टेम की बात कौन सा कर रहा है? ये आर, थर्ड वाला ऑप्शन, कि फ्रॉम ईच स्टेम, है ना, ये बंडल ऑफ बनाना फ्लावर्स ब्लूम, यानी कि हर स्टेम में जो है बनाना के जो है फ्लावर्स आते हैं, वो खिलते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा आर नंबर, यहाँ पर क्या हो गया हमारा आर। और S3 की बात करें तो देखिए S3 की बात करें तो बेटा देखिए द बनाना देन ग्रो आउट ऑफ दिस फ्लावर, कह रहा है कि और इन्हीं इसके आगे आ रहा है ना, ये फ्लावर खिलते और इन्हीं फ्लावर में से बनाना बनकर आते हैं, निकलते हैं, बनते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा P। अब Q के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, लीव्स की ना, पत्तियों की ऊंचाई लंबाई के बारे में बात की जा रही है, और हमें यहाँ पर इससे ऊंचाई लंबाई से कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो जिस इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, ऑप्शन मिल गया हमें, जो सबसे पहला वाला S2 में जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, S2 में आएगा R, और S3 में क्या आएगा बेटा, S3 में आएगा P। तो R और P जिसके इसमें ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो गया। द आंसर विल बी द बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन विल बी द आंसर। चलिए आगे बढ़े। चलिए बेटा नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। भाई फिर ब्लैंक्स को भरना है। कह रहा है कि द मैनेजर कॉन्ग्रेचुलेटेड, ध्यान समझेंगे, कॉन्ग्रेचुलेटेड यानी बधाई देना, हर टीम अपनी टीम को, अपनी टीम के मेंबर्स को देते हैं हिज प्रमोशन, मतलब उनके प्रमोशन के लिए, हर टीम प्रमोशन, अब उनके प्रमोशन के लिए दे रहे हैं। देखिए द मैनेजर कॉन्ग्रेचुलेटेड हर टीम मेंबर्स, है ना, अपने टीम मेंबर्स के जो है वो किसके लिए, उनकी जो कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, काय के लिए, उनके प्रमोशन के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, हर टीम मेंबर्स, मतलब यहाँ हर क्यों आया भाई, हो सकता है ना मैनेजर, तो इसमें तो दोनों जेंडर हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हर आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या आएगा, तो एक बात को याद रखिएगा बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जो
कॉन्ग्रेचुलेट। जब हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ना तो दो तरीके से करते हैं। एक तो हम किसी व्यक्ति को करते हैं, जब व्यक्ति को करते हैं तो टू लगाती है समवन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, और जब हम किसी चीज के लिए लगाते हैं तो ओन लगाते हैं, ये हो जाता है समथिंग के लिए। अब बताइए प्रमोशन के लिए कर रहे हैं ना, अगर प्रमोशन के लिए कर रहे हैं तो फिर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, ऑफकोर्स ओन लगाएंगे। और कॉन्ग्रेचुलेट ये वर्ब है बेटा, है ना, ये वर्ब है तो वर्ब के साथ तो ओन आएगा, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो यहां पर क्या आएगा, हम प्रमोशन के लिए किसी चीज की बात हो रही, संबंध की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही, समथिंग की बात हो रही, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, ओन आ जाएगा। दैट विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। कौन सा होगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बेटा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिर भाई ब्लैंक्स की बात है, पहले चलो क्वेश्चन अपन करते हैं पहले कि पीपल हु आर इंटेलेक्चुअली अलाइव, यानी जो बौद्धिक रूप से जो जीवित है, एंड सक्सेसफुल और सफल है, आर एकस्टम, फिर यहाँ कह रहा है कि क्या आएगा, डीलिंग विथ आइडियाज एंड आर कंस्टेंटली ऑन द सर्च फॉर न्यू आइडियाज, कि वो डीलिंग कर रहे हैं नए आइडियाज के साथ और वो भी निरंतर लगातार, और ऑन द सर्च फॉर न्यू आइडियाज, नए नए विचारों के लिए। अब ये जो एकस्टम है ना बेटा, ये जो एकस्टम है, इससे हम क्या दर्शाते हैं, इससे हम दर्शाते हैं किसी चीज की आदत होना, किसी चीज की लत होना। उसी प्रकार जैसे यूज्ड टू आता है, इसको इधर जब टू बी के साथ हो, इज एम आर, है ना, तब जब प्रेजेंट की बात हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में एकस्टम्ड अपने बाद जो है ना हमेशा टू लेता है। एक और होता है हैबिचुएट, हैबिचुएटेड टू, है ना, और इन सबके बाद ना बेटा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है आईएनजी, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, टू आएगा, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस पेयर कैन बी कंबाइंड इनटू द बेटर सेंटेंस, चूज, चयन करना है, चूज द ऑप्शन दैट कंबाइंस द टू सेंटेंसेस बेस्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए, और एक बेस्ट सेंटेंस को ढूंढिए। तो कह रहा है कि द फादर वाज हैप्पी, पिता बहुत खुश थे, क्यों खुश थे, ऑन हिज सन्स बर्थडे, उसके बेटे के जन्मदिन पर। द सन वाज फीडिंग 100 पुअर मैन, कि वो जो सन है ना, उसका जो बेटा जिसका जन्मदिन था, वो खाना खिला रहा था, भोजन करवा रहा था 100 गरीब लोगों को। इंस्टीड ऑफ, इसके बजाय, किसके बजाय, थ्रोविंग अ पार्टी, बर्थडे पार्टी, यानी एक बर्थडे पार्टी मनाने के बजाय उसने क्या किया, उसने 100 गरीब लोगों को खाना खिलाने का फैसला किया। तो इस बात से उसके जो पिताजी थे वो बहुत खुश थे। तो अब इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होता है, इस बात को समझते हैं। देखिए पहला ऑप्शन देखते क्या कहता है, कि पहला कह रहा है द फादर वॉज हैप्पी ऑन हिज सन्स बर्थडे, सो द सन वॉज फीडिंग 100 पुअर मैन इंस्टीड ऑफ थ्रोविंग अ बर्थडे पार्टी। अब ये तो कोई बात नहीं हो ना, सो का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर, इसलिए कि भाई उसके पिताजी उसके बर्थडे पे बहुत खुश थे, इसलिए वो 100 लोगों को खाना खिला रहा था। ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई मायने नहीं रखता है ना। आगे देखते हैं, द फादर वॉज हैप्पी टू सी हिज सन थ्रोविंग अ बर्थडे पार्टी इंस्टीड ऑफ फीडिंग द पुअर फूड, फीडिंग द पुअर मतलब गरीबों को खाना खिला रहा था, इंस्टीड ऑफ, यानी खाना खिलाने के बजाय बोले वो खुश था इसलिए क्योंकि वो बर्थडे पार्टी रख रहा था, तो बर्थडे पार्टी थोड़ी ना रख रहा था, वो तो गरीबों को खाना खिला रहा था, मतलब यहाँ पर ये भी गलत हो गया। द फादर वॉज हैप्पी टू सी हिज सन फीडिंग 100 पुअर मैन ऑन हिज बर्थडे एंड थ्रोविंग अ पार्टी। कह रहा यहाँ पर तो हो रहा है कि पार्टी भी मना रहा था, है ना, क्या लग गया यहाँ पे, एंड लग गया, और 100 लोगों को खाना भी खिला रहा था। तो ऐसा थोड़ी ना, वो पार्टी नहीं मना रहा था ना, वो तो सिर्फ खाना खिला रहा था, तो ये सही नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देखते कि द फादर वाज हैप्पी, पिताजी खुश थे, टू सी हिज सन, अपने बेटे को देखकर कि फीडिंग 100 पुअर मैन, कि वो गरीब 100 लोगों को खाना खिला रहे थे, उन्हें इस बर्थडे पार्टी, अपने बर्थडे पार्टी पर, इंस्टीड ऑफ, कि इसके बजाय, थ्रोविंग अ पार्टी, थ्रोविंग अ बर्थडे पार्टी, यानी बर्थडे पार्टी मनाने के बजाय वो क्या कर रहा था, वो गरीबों को खाना खिला रहा था। इस बात को लेकर उसके पिताजी बड़े खुश थे। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, पहले तो हम इसको क्लियर करते हैं, समझ में तो आ गया है ना। और अब हम ऑप्शन जो है इसका लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। बेटा यहाँ बाय मिस्टेक मेरे से टाइपिंग में ना डी की जगह ए हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। ओके चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस फॉर्मल लैंग्वेज, की फॉर्मल लैंग्वेज में कौन सा सेंटेंस यूज किया जाएगा। देखिए तो सबसे पहली बात तो यह है कि फॉर्मल लैंग्वेज के लिए हम इससे पहले 2 वीडियो में भी हम उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और फिर तीसरी बार फिर से ये हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया है। तो अब ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, कि वाई डू यू क्रीव सो मच। अब फॉर्मल में क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं होता भाई,
है ना। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका ही गलत हो गया, क्यों कैसे, ऐसी बात नहीं की जा सकती है ना। दे हैव सबमिटेड प्रपोजल, चलो इसको एक बार रुक जाते हैं, इस पे अपन बाद में समझते हैं। आई लव मुंबई, मैं मुंबई मुझे बहुत पसंद है भाई। इट इज़ अलाइव एंड किकिंग, ये भी उससे कोई लेना देना नहीं, पसंद आपको है ना। तो आप मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में इसको यूज नहीं करेंगे ना। ही हैजंट चेंज्ड एबिट, ये जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन फॉर्म, मतलब ये यूज ही नहीं किए जाते, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया ये पहला वाला भी नहीं है। दे हैव सबमिटेड प्रपोजल, भाई उन्होंने जमा कर दिया अपना प्रपोजल, प्रस्ताव, तो ये प्रस्ताव है ना। तो ये वाला जो है हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा फॉर्मल लैंग्वेज हो गया। चलिए भाई आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई कि द फॉलोइंग सेंटेंस कैन बी रिवाइज्ड इनटू वन बेटर सेंटेंस, चूज द सेंटेंस दैट इज द बेस्ट रिवीजन। भाई सबसे बढ़िया सेंटेंस कौन सा होगा इसमें। कह रहा है कि सी इज डांसर, भाई उसके बारे में, किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो कैसी है भाई, वो डांसर है। सी इज पोएटिस, और साथ में वो कवित्री भी है, तो टू है ना बी। तो सी इज ए डांसर एज वेल एज पोएटिस, तो यहाँ पर क्या आया, एज वेल एज आया, और एज वेल एज के दोनों तरफ क्या होता है, सेम चीज होती है। तो देखिए यहाँ पर भी नाउन है और यहाँ पर भी नाउन है, मतलब ये वाला वाक्य तो सही हो गया। आगे बढ़कर बढ़ते देखते हैं और कुछ वाक्य में कुछ होगा। सी इज डांसर आल्सो अ पोएटिस, ये वाक्य गलत है, ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं होता, बीच में कभी आल्सो नहीं आता। सी इज डांसर पोएटिस, ये भी नहीं हो सकता, दो नाउन एक साथ कैसे हो सकते हैं। सी इज डांसर एंड सी इज पोएटिस, अब जब पहली बार सी आ गया तो दूसरी बार सी लगाने की जरूरत नहीं थी, है ना। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर वन जो है इसका अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कि बहुत ही जो सही ऑप्शन हो उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप उसको मतलब उसको फिल करेंगे। एक मिनट। मौसम बहुत गर्म है, गर्मी बहुत हो रही है, हर 5 मिनट 10 मिनट में पानी पीने की जरूरत पड़ रही है, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। चलिए आगे करते हैं हम शुरू। कह रहे कि वन, फिर यहाँ ब्लैंक दे दिया है, दैट कैन बेनिफिट इमेंसली फ्रॉम सोलर पावर, सोलर पावर यानी सूर्य ऊर्जा, है ना, सोलर सिस्टम वगैरह जिससे बिजली वगैरह उत्पन्न की जाती है। इज मैन्युफैक्चरिंग, कह रहे हैं कि यहाँ पर तो पहले भरना है कि दैट कैन, यानी ऐसा क्या होगा यहाँ पर जो भरा जाएगा, कैन बेनिफिट, वो बेनिफिट देगा इमेंसली, बहुत बड़े पैमाने पर, फ्रॉम सोलर पावर यानी कि सौर ऊर्जा से हमें देगा, और इज मैन्युफैक्चरिंग, और उसका निर्माण कार्य हो रहा है। कंपनीज इन द इंडस्ट्री यूटिलाइज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन प्रोसेसेस, अपने प्रोडक्शन करने के दौरान जो इंडस्ट्री जो कंपनीज है वो क्या कर रही है, यूटिलाइज कर रही है सिग्निफिकेंट अमाउंट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें जो है वो यूटिलाइज कर रही है। लार्ज फ्लैट रूफ्स, मतलब ऐसे फ्लैट, फ्लैट समझते हो ना, यानी कि एक बिल्डिंग है भाई, अगर एक तो एक ऐसा घर होता है, ये ऐसा है ना, तो ऐसे यहाँ छत पे कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जैसे ये ऐसा है तो, है ना, क्योंकि ये तिरछा है ना, ये तिरछा, ये भी तिरछा है, तो यहाँ कुछ सेट नहीं हो सकता। लेकिन कह रहा फ्लैट, अगर घर ऐसा हो ना, कंपनी की बिल्डिंग ऐसी ऐसी अगर फ्लैट वाली है, ऊपर का जो मतलब ये है, ये कैसा है, फ्लैट है ना, तो फ्लैट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर कोई चीज़ रखी जा सकती है। तो वही कह रहे हैं कि लार्ज फ्लैट रूफ्स ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों के जो छत है वो जब सीधे एकदम चपटे हो, आर आइडियल, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, आइडियल होते हैं। फॉर, किस चीज़ के लिए होते हैं, इसके लिए बाद में भरेंगे कि सोलर पैनल को रखने के लिए है, जो भी है। द सोलर पैनल्स शुड फेस साउथ टू मैक्सिमाइज सनलाइट एक्सपोजर। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये दिशा है, पहले पहले अपन ये दिशा को समझ, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, है ना, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया, ठीक। तो अगर ये यहाँ पर रख दिया जाए ऐसा सोलर पैनल, ऐसा उठा के इधर दिखाते हुए, तो अब क्या होगा, ये ऐसा ऐसा घूमते जाएगा दक्षिण की तरफ, ये उठा हुआ रहना चाहिए, है ना। तो सूर्य जो ऐसा 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 जब डूबेगा तो सूर्य की किरणें इसके ऊपर सबसे ज़्यादा सीधी सीधी ज़्यादा समय तक पड़ेगी, तो ये इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि सोलर पैनल को, द सोलर पैनल शुड फेस, उसने फेस करना चाहिए कौन सा, साउथ वाला साइड, इधर साउथ तरफ रख दो, और मतलब दक्षिण की तरफ जो है वो मतलब उसका जो फेस है ऐसा उठा हुआ होना चाहिए, मैक्सिमम सनलाइट एक्सपोजर, ताकि अधिक से अधिक उसके ऊपर जो सूर्य की किरणें हैं वो इस तरह से आ जाए। आप अपने घर में भी देखिएगा ना, आपका घर, मान लीजिए ये आपका घर है, अब जो भी घर है जैसा भी है, आप एक दिशा को देखिएगा, मान लो ये साउथ है, ये ईस्ट है ना, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, तो देखिए ऐसा, ये सूर्य ऐसे ही घूम के जाएगा,
तो अगर इस साउथ की तरफ से इसको हम ऐसा ऐसा थोड़ा तिरछा उठाकर रखेंगे, है ना, तो यहाँ से सूर्य जो किरणें हैं ये पूरा ऐसे ऐसे इसके ऊपर आएगी, तो इसको सूर्य की किरणें ही तो चाहिए इस पैनल को, है ना, जो सोलर पैनल है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं हम ऑप्शन पे। तो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट, सेक्टर, डिवीजन और जोन। कह रहा है कि वन दैट कैन बेनिफिट इमेंसली फ्रॉम सोलर पावर इज मैन्युफैक्चरिंग। भाई सेक्टर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला हो गया, डिवीजन मतलब भी ये एक छोटा भाग हो गया, जोन मतलब एक क्षेत्र हो गया, लेकिन सेक्टर क्या होता है? एक भाग होता है ना भाई। वही फैक्ट्रियों के एक भाग में, एक सेक्टर में ये ऊपर रखा रहेगा, पूरे पूरे उसमें थोड़े रखने की जरूरत है। मतलब बहुत बड़ी, मान लो इतनी बड़ी, एक मिनट, इसको अपन फैक्ट्री अच्छे से बनाते हैं। मान लीजिए फैक्ट्री है, अलग अलग ऐसे भागों में बटी हुई रहती है ना फैक्ट्री, एक ही हॉल थोड़े ना रहता है, अलग अलग रहता है, तो एक जगह पे यहाँ पे पैनल को रख दिया जाएगा। ये सब में रखने की जरूरत थोड़ी ना है ना, तो एक सेक्टर में रखेंगे ना, तो क्या जाएगा ये, फैक्ट्री का क्या होता है? सेक्टर होता है। तो पहले में आ गया सेक्टर यानी कि बी ऑप्शन। दूसरे में क्या आ जाएगा? सोलर पैनल के लिए बात कर रहे हैं, तो सोलर पैनल को क्या करते हैं? आइडियल फॉर बिल्डिंग करते हैं क्या? बिल्डिंग तो मतलब किसको कहते हैं? किसी बिल्डिंग वगैरह को बनाते हैं उसको बिल्ड करना कहते हैं। अरे जमाने के जमा जमा थोड़ी ना है, हम तो सामान को अरेंज करते हैं। पुटिंग यानी रख से रखना थोड़ी ना है, उसे इंस्टॉल किया जाता है। ये मशीन जैसा काम करेगा ना, मशीन, और मशीनों को क्या किया जाता है? इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इंस्टॉलिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा डी। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए बी और डी, यानी जहां बी है और डी है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए बी और डी कहाँ है भाई? बी और डी हो गया हमारा बी ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा, पहली बात तो यह है कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को करना चाहते हैं। आपकी छोटी मोटी ग्रामर जो है, छोटे मोटे जो रूल्स है, ये आपको सारे याद होना चाहिए। याद मतलब जितनी ज़्यादा चीज़ आती है उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना चाहिए? छोटी छोटी जो ग्रामेटिकल रूल होते हैं, जो स्कूली ग्रामर है, कम से कम इतनी तो आपसे बनना चाहिए। तो फिर ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 14? बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट। नहीं, क्वेश्चन को तो अभी अपन ने चेंज ही नहीं किया ना, चलो पहले क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है यू एंड आई। देखिए यू है और एक आई है, ये कितना हो गया? एक सब्जेक्ट यू है और एक सब्जेक्ट आई है, ये दो मिलकर क्या होगा? ये प्लूरल हो गया, है ना। मतलब इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी भाई? ये वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ये तो अब समझ में आ गया हमें, है ना। अब देखते क्या आता है। एम आएगा क्या भाई? तो अब ऐसा लगेगा कि यार आई है तो आई के साथ एम लगा दो, लेकिन हमारे पास तो दो सब्जेक्ट है, मतलब आई के लिए एम नहीं आएगा, आर आ सकता है, बोले प्लूरल है। चलो अगर आर लगाते तो देखते कि प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स। देखिए फॉर 2 आवर्स यानी कि लंबे समय से चलते आ रहा है, यानी ये काम यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक चलते आ रहा है। जब काम पॉइंट ऑफ टाइम पर चलता है, जब कोई काम पॉइंट ऑफ टाइम पर शुरू हो तो वो कंटिन्यूअस में बनता है। अगर ऐसा होता तो हम आर लगा सकते थे, परंतु जब कोई काम पॉइंट ऑफ पास्ट से शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी शुरू है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पहले मैं इसको क्लियर कर दूं क्या, फिर फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। उसका होता है फॉर्मूला कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आएगा हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट लगेगा, और उसके बाद में सिंस या फॉर और प्लस टाइम रहता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कह दिया फॉर 2 आवर्स यानी कि समय से, 2 घंटे से, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? हैव बीन आएगा। क्या आएगा? ये वाला ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। कह रहे कि द सुमात्रा अर्थक्वेक एंड सुनामी आर कंसिडर्ड, यानी सुमात्रा अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक क्या होता है भाई? अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। तो ये जो भूकंप है, एक भूकंप ये और एक सुनामी, सुनामी समझते होंगे आप। आर कंसिडर्ड, इनको माना जाता है टू बी एन आई ओपनर फॉर, कि इन्होंने ये आंखें खोल दी है फॉर इंडिया। आंखें भारत की ना, इन्होंने क्या है? आंखें खोल दी है। मतलब भाई आंखें खोलना मतलब किसी चीज से सतर्क होना, ये सतर्क रहने के लिए इन्होंने क्या किया है? आंखें हमारी भारत की जो है वो खोल दी है। अगर आंखें खोली है तो बराबर है कि वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे, आगे कुछ ना कुछ सतर्कता का काम करेंगे। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस जस्टिफाई दिस, यानी इन चार में से सबसे बेहतर जो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो इसको जस्टिफाई करता है? तो देखिए कह रहा है कि आफ्टर द अनप्रेसिडेंटेड अर्थक्वेक, ये जो अर्थक्वेक आया था ना भाई, अर्थक्वेक के बारे में कह रहा है कि जो अर्थक्वेक आया था वो भी कैसा? बिना जानकारी का, अभूतपूर्व, पहली की बात करें, रिमार्केबल, इसको ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अर्थक्वेक को ध्यान रखते हुए, यानी आफ्टर द अनप्रेसिडेंटेड अर्थक्वेक,
इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू स्टेबलाइज। भारत एक ऐसा देश, पहला देश बन गया जो स्टेबलाइज कर रहा है क्या, एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी जो पहले से ही इसके बारे में जानकारी दे दे कि ऐसा सिस्टम फॉर सुनामी डिटेक्शन, सुनामी की पहचान करने के लिए वो कई यंत्र लगा रहे हैं। तो ये एक काम ऐसा लग रहा है कि इसके बाद ये होना चाहिए। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है इसको जस्टिफाइज तो करता है ना। आगे और देख लेते कि और कुछ मिल सकता है क्या। तो देखिए क्या बोल रहा है कि द सुनामी वाज द अनप्रेसिडेंटेड नेचुरल डिजास्टर दैट ओपन द आईज ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की बात कर रहा, हम तो भारत की बात कर रहे थे ना, है ना। नो सच नेचुरल डिजास्टर हैज टेकन प्लेस आफ्टर सुमात्रा अर्थक्वेक एंड सुनामी। कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, है ना। नो डिजास्टर है टेकन, आज तक के कोई प्राकृतिक आपदा उसके बाद नहीं आई। तो नहीं आई तो इसका मतलब थोड़ी ना, कदम तो लेना पड़ेगा। आफ्टर द अर्थ के यूनेस्को प्रमोटेड सुनामी प्रिपेयर्डनेस बाय एक्टिवली इन्वॉल्विंग द पब्लिक कम्युनिटी लीडर्स एंड नेशनल एंड लोकल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी। अब ये कहीं से कहीं तक बाकी जो ऑप्शन है बेटा, ये कहीं से कहीं तक उसके लिए मेल नहीं खा रहे हैं, है ना। मेल क्या खा रहा है कि भाई अगर ये सुनामी जो आया था तो इसने जब आंखें खोली तो कुछ काम करना था। तो काम क्या हुआ, काम ये हुआ बेटा, काम ये हुआ है कि जो वार्निंग देने वाले सिस्टम है उसको हम क्या कर रहे हैं, अब वो स्टेबलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है इसके लिए जस्टिफाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई, एन फिर ब्लैंक दिया है, इज जनरली अनकंफर्टेबल इंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट रिक्वायर कोऑपरेशन विथ द अदर पीपल एंड प्रीफर्स, फिर ब्लैंक दिया है, आर एट मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑन द ओन कंपनी ऑफ वन टू अ क्रॉड। अब इस बात को समझिए, कह रहा है कि एक यहाँ पे कोई एक ऐसा व्यक्ति है इज, वो सामान्यतः अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता इंगेजिंग होना, मिलना जुलना लोगों से, इन एक्टिविटीज, और ऐसी एक्टिविटीज है दैट रिक्वायर कोऑपरेशन यानी सहयोग की भावना जिसमें पता चले विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ, एंड प्रीफर्स, और वो प्रीफर करता है, मायने मतलब किसको करता है प्रीफर, आर एट मोस्ट ऑफ कंपनी ऑफ वन टू क्वाड, क्राउड मतलब भीड़ से अलग होकर अकेले रहने के लिए वो मतलब ज्यादा प्रीफर करता है। तो ऐसा कौन कर सकता है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। पहला जो शब्द है देखिए क्या कह रहा है, इनजेन्युअस। इनजेन्युअस का मतलब होता है चतुर और एक्सपर्ट आदमी। तो एक्सपर्ट व्यक्ति तो सबके साथ जाएगा, अकेला तो होगा नहीं। एक्सट्रोवर्ट ये भी क्या होता है, सबसे मिलनसार, बहिर्मुखी होता है, कई प्रतिभाओं का मालिक होता है, तो वो भी इसके साथ नहीं होगा। कह रहा है गैदरिंग, तो गैदरिंग तो वो कर नहीं सकता इस पैराग्राफ के अनुसार। और एम्बीवर्ट मतलब ये कभी दोनों प्रकार का होता है, ये मिलता जुलता भी है, समय आने पर मिल लेता, समय आने पर अपने अपने आप में भी रहता है, परंतु ये भी देखा जाए तो एक प्रकार से सेट नहीं हो रहा है। इंट्रोवर्ट लास्ट ऑप्शन में जो है, इंट्रोवर्ट एक ऐसा आदमी होता है जो भीड़ भाड़ को पसंद नहीं करता है, अपने आप में रहता है, अंतर्मुखी होता है, उस खुद की दुनिया में रहना उसको अकेला है, वो अकेलापन को ज्यादा पसंद करता है, लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को इंट्रोवर्ट कहते हैं। अब अगर हम यहाँ इसको रख के देखते हैं, पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ फिर हम इसको रखते हैं। कह रहा है कि इंट्रोवर्ट एन introvert is generally uncomfortable engaging in activities that require cooperation with other people। कह रहा है कि दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेशन सहयोग की भावना करने के लिए जो जरूरत होती है कि इंगेजिंग रहना, वो ऐसी एक्टिविटीज में वो अनकंफर्टेबल कर देता है सामान्यतः से किसको, इंट्रोवर्ट को। बोलो ये समझ में आ गया। और ये प्रीफर किसको करेगा, तो बिल्कुल सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत में रहना, एकांत को, है ना, अकेलेपन को बोलते हैं। तो यहां पर आ जाएगा बेटा सॉलिट्यूड। ये हो गया इसका आंसर। तो मतलब सबसे पहले क्या हो गया इसका, लास्ट वाला जो ऑप्शन है विल बी द आंसर, डी ऑप्शन विल बी द आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई, ध्यान समझेंगे कि फॉर द फोर सेंटेंसेस S1 टू S4, वही S1 S4 वाला क्वेश्चन फिर से है। पैराग्राफ बिलो सेंटेंस S1 एंड S4 आर गिवन फ्रॉम द ऑप्शन P Q एंड R, चूज द अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर द गिवन पैसेज। अब ये नीचे जो तीन दिए हैं ना, इनमें से हमें चयन करना है और यहाँ S2 और S3 के लिए लिखना है। कह रहे हैं कि रिसर्च सजेस्ट that the price of product and advertisements motives consumers to try out new products। कह रहा है जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह जो होते हैं प्रोडक्ट के और उनकी जो कीमत होती है ना, ये क्या करते हैं, कस्टमर्स को ना थोड़ा सा आकर्षित करते हैं, प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं सामान को खरीदने के लिए, कंज्यूमर करने के लिए, ओके, कंज्यूम करने के लिए।
और फिर कह रहा है S2 S3 नहीं लेकर S4 बोल रहा है कि एबो ऑल इन सबके बाद सबको लेकर अगर देखें इन सबके ऊपर द क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता ऑफ सोर्स की विश्वसनीयता होना चाहिए ऑफ द एडवर्टाइज मैसेज अफेक्ट्स। अगर एडवर्टाइज में वो मैसेज आए विश्वसनीयता का तो प्रभावित करता है द कंज्यूमर्स को जजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट रिस्क कि प्रोडक्ट कितना रिस्की है, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये किस बात पर निर्भर करता है, जब वो विश्वसनीयता प्रकट करे। अब देखिए पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। द कंफ्लिक्टिंग फाइंडिंग में बी ड्यू टू नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। नेक्स्ट है कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड परसीव्ड परफॉर्मेंस रिस्क इज आल्सो इम्पैक्टेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एडवर्टाइज्ड मैसेज। फिर कह रहा है ए रिलेटिवली हाई प्राइस विल रिड्यूस द कंज्यूमर्स प्रिसिप्शन टू परफॉर्मेंस रिस्क, है ना, यानी कि अगर हाई प्राइस है तो वो क्या करता है कंज्यूमर को एक सोच बना देता है कि अरे महंगा है तो सामान अच्छा भी होगा, परफॉर्मेंस में रिस्क कम होगी, है ना। तो इस प्रकार से अब देखिए क्या होगा इसके लिए। अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, यहाँ प्राइस की बात हो रही थी, देखिए प्राइस की बात हो रही है, तो हमें इसके आगे भी इस प्रोडक्ट में प्राइस की बात करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि ए रिलेटिवली हाई प्राइस विल रिड्यूस, ये कम करता है द कंज्यूमर्स परसेप्शन, उसकी समझ को, ऑफ परफॉर्मेंस रिस्क, परफॉर्मेंस में उसकी कुछ रिस्क होगी, इस रिस्क को कम कर देता है। मतलब भाई मान लो कि कोई चीज़ अगर 10 रुपए की और एक चीज़ 50 रुपए की, तो 50 रुपए वाले पर उसको ज़्यादा भरोसा हो जाता है कि नहीं यार ये 50 रुपए वाली होगी तो कम मतलब जल्दी खराब नहीं होगी क्योंकि महंगी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आर आ गया। अब S3 की बात करें तो देखिए ये वाला सेकंड वाला कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड परसीव्ड परफॉर्मेंस, है ना, उसका जो परफॉर्मेंस है और उसका जो प्राइस है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, ये रिस्क इज आल्सो इम्पैक्टेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ एडवर्टाइज मैसेज। एडवर्टाइज में जो हम उसका मैसेज जो हम डालते हैं, जो हम एड के माध्यम से हम चीज़ों को बताना चाहते हैं, तो प्राइस को और उसकी परफॉर्मेंस दोनों को क्या करता है, वो तुलना करता है ना, उनके बीच में संबंध देखता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आएगा क्यू। तो बेटा आर और क्यू, तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, देखिए एक आर वाला और एक क्यू, ये इस प्रकार का जहां पर भी ऑप्शन होगा वो हमारे लिए आंसर हो जाएगा। क्यू आर नहीं, क्यू पी नहीं, पी क्यू नहीं होगा, या आर क्यू आ गया। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिटेशन इज अ गुड प्रैक्टिस इफ डन रिलीजियसली। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा अभ्यास है अगर इसको कैसा किया जाए, इफ डन रिलीजियसली, इसको धार्मिक रूप से अगर किया जाए, रिलीजियसली किया जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। S2 दिया नहीं, S3 दिया है, नहीं दिया है। और फिर कह रहा है कि ट्रू और नॉट, सही है या नहीं। ए सटल, सटल मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटा। एंड अनट्रेंड, यहाँ अनट्रेंड होगा, आर लगा देंगे। अनट्रेंड माइंड, और एक ऐसा माइंड जो अनट्रेंड है, जो प्रशिक्षित नहीं है। इज श्योरली अ ब्रीडिंग ग्राउंड, वो उत्पन्न करता है, ब्रीडिंग मतलब उत्पन्न करना, जन्म देना। फॉर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, वो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी को जन्म देता है। तो क्या होगा भाई यहाँ पर इसके लिए आंसर देखिए। सबसे पहले तो गया क्या है पहला ऑप्शन कि इट इज बिलीव्ड टू गिव यू इमेंस क्लियरिटी ऑफ माइंड। बिल्कुल देखिए, रिलीजियसली करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो मेडिटेशन आपको क्या करेगा, क्लियरिटी देगा। तो चलिए ये पी तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद में देखते हैं कि सम बिलीव दैट मेडिटेशन कैन गिव यू सम सुपर नेचुरल पावर टू, कि ये सुपर नेचुरल पावर भी दे सकता है। चलो ठीक है, हमने इसको यहाँ पे रख दिया क्यू। क्या आर की कोई वैल्यू यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट एग्जामाइन्स द नेचर ऑफ रियलिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड मैटर। मैटर मतलब धातुओं से जुड़ी बात कर रहा है यहाँ पर, और पॉसिबिलिटी एंड एक्चुअलिटी, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, मेटाफिजिक्स की बात कर रहा है, फिलोसफी की बात कर रहा है, एग्जामाइंस ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी की बात कर रहा है, जो इससे कहीं से कहीं तक नहीं जुड़ा है। मतलब जिसमें भी पहले पी और इसमें फिर क्यू आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि देयर आर मेनी हॉबीज दैट वन कैन प्रैक्टिस फॉर लेजर। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको व्यक्ति किस लिए करता है, अपने लेजर के लिए करता है, लेजर फुर्सत के समय में, खाली समय में या मनोरंजन के लिए करता है। कह रहा है कि ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग भी तो उसी में से है कि ट्रेवलिंग फॉर एक्सप्लोरेशन कैन बी वन ऑफ देम। ट्रेवलिंग जो है उसमें से कोई एक हो सकती है, मतलब मजे करने की फुर्सत के समय में। यहाँ ब्लैंक दिया, ये वाली जो हॉबीज वन कैन प्रैक्टिस नेवरदलेस, फिर भी, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टू एज नाउ अ डेज द एयर फेयर्स। एयर फेयर्स का मतलब होता है वायुयान का किराया, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से यात्रा करो तो उसका किराया। आर
जो भी आएगा यहाँ पर फिर हम ऑप्शन से मिलाएंगे। हाउ एवर वन कैन स्टिल एक्सप्लोर चीपर ऑप्शन एंड नियर बाई डेस्टिनेशन फॉर ट्रेवलिंग। भाई कोई जो है ये एक्सप्लोर कर सकता है चीपर, सस्ते साधन को भी कर सकता है, किसके लिए, जो पास की जो दूरी है, डेस्टिनेशन है उनके लिए, और ट्रेवलिंग भी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पहले कह रहा है, क्या कह रहा है, हॉबीज में। तो हॉबीज में क्या कह रहा है, हॉबीज को क्या करना है, पूरा करना है उसको। वन कैन प्रैक्टिस नेवरथलेस, यानी कोई भी अपनी इस हॉबी को पूरा कर सकता है। तो पूरा करने के लिए क्या आएगा भाई, नरिशिंग आएगा क्या, नरिशिंग यानी का पालना होता है, ग्लोरीफाई नहीं आएगा, डिससेटिस्फाइंग नहीं आएगा, क्या आएगा, फुलफिलिंग आएगा। तो यहाँ पर तो हो गया फुलफिलिंग यानी डी ऑप्शन। और यहाँ पर हो गया एज नाउ अ डेज द एयरफेयर, एयरफेयर मतलब वायुयान का किराया आर, तो ये तो ऊंचाई पर चलने की बात है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग बांटने वाली बात नहीं आई, रिफंडिंग वापस थोड़ी ना होता है, डिक्रीजिंग यानी कम भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, स्काई रॉकेटिंग। तो स्काई रॉकेटिंग मतलब हवाई दरें कहते हैं इनको, है ना। तो आर स्काई रॉकेटिंग मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए दोनों में डी और डी है, तो डी डी जहां पर होगा कौन सा है, ये सी नंबर का, ये हमारा द डी ऑप्शन, द सी ऑप्शन विल बी द आंसर। चलिए भैया आगे एक पैराग्राफ दिया हो, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बाद में दिए गए आंसर क्वेश्चन को अपने को आंसर करना है। तो चलिए पहले तो पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या कहता है पैराग्राफ उसको समझते हैं। पैराग्राफ बहुत बढ़िया है और मतलब काफी अच्छा पैराग्राफ है। चलिए शुरू करते हैं। पहले कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड, अधिकांश जो धरती वो ढकी हुई है, विथ द अंडर अनड्रिंकेबल वाटर, ऐसे पानी से जिसे पिया नहीं जा सकता। ओशंस यानी कि समुद्र, कवर 70% ऑफ अर्थ के 70% भाग को समुद्र ने ढक रखा है, सरफेस को। एंड अमाउंट फॉर अबाउट 97% ऑफ ऑल वाटर, और जो पूरा पानी जो है उसका 97% जो भाग है वो किस में है, वो समुद्र में है। द एवरेज सॉल्ट कंटेंट ऑफ ओशन वाटर इज 35%, और कह रहे हैं जो समुद्र का पानी है ना, इसमें कंटेन, इसके अंदर जो सॉल्ट यानी नमक, ये 35% उसमें क्या है, नमक है, पर थाउजेंड, हर हजार पर। कह रहा है कि विच इज अबाउट 120 मिलियन टन्स ऑफ साल्ट पर क्यूबिक माइल ऑफ सी वाटर, यानी अगर देखा जाए तो घन मील, हर एक घन मील की, जैसे इतना जो है ना, ये घन मील ऐसा कहलाता है ना, ये घन ऐसा बनता है ना, ये यानी इतना बड़ा जो पानी का ये जो मात्रा बनेगा, है ना, ये इतना बड़ा अगर क्यूब निकाल ले पानी का, तो इसके अंदर जो है इसका 35% परसेंट तो वो होता है, उसमें से भी कह रहा है कि ये जो 35% पार्ट्स जो है वो क्या है, वो नमक है। चलिए पहले मैं इसको क्लियर कर दूं क्या। हाँ, अब कह रहा है कि वेयर डस ऑल द सॉल्ट कम फ्रॉम, तो इतना सारा जो नमक है ये आता कहाँ से, इट कम्स मोस्टली फ्रॉम द लैंड, ये जमीनों से ही आता है। एज रेन फॉर्म्स एंड फॉल्स थ्रू द एयर, यानी क्या होता है, जब बारिश होती है तो नीचे गिरती है धरती पर, पानी नीचे गिरता है, इट एक्यूमुलेट्स, और ये इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड बिकम्स स्लाइटली एसिडिक, और फिर ये धीरे से क्या होता है, अम्लीय रूप लेकर बन जाता है। इट देन फ्लोस ओवर द लैंड, और फिर ये जमीन के ऊपर बहते जाता है। नेक्रोसाइटिंग रॉक्स एंड पिकिंग अप स्मॉल अमाउंट्स ऑफ साल्ट एंड अदर डिजॉल्व्ड मिनरल्स, डिसॉल्व मतलब घुले हुए दूसरे जो खनिज पदार्थ हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं और बहकर आते हैं। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर हम बात करते हैं, तो बोले द वाटर इज स्टिल फ्रेश एंड ड्रिंकेबल, तो अभी भी पानी कैसा होता है, पानी पीने लायक होता है और साफ होता है। कब तक वो, जब तक धरती के ऊपर रहता है। फिर कह रहा है आगे देखिए, वंस दिस वाटर फ्लोस इनटू द ओशन, और जब ये बहकर समुद्र में आता है, सम ऑफ द डिजोल्व्ड मिनरल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, तो इसमें से जो कुछ मिनरल्स होते हैं ना घुले हुए, उनको हटा लिया जाता है। इट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब कोई बायोलॉजिकल तरीके से इसको हटा लिया जाता है। बट द सॉल्ट रिमेन, लेकिन जो उसका नमक है वो उसमें बच जाता है। एडिशनल सॉल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय अंडर वाटर हाइड्रोथर्मल एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज, हाइड्रोथर्मल यानी गर्म होने के कारण, पानी जब गर्म होता है तो, और वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी के कारण, ये जो एडिशनल जो अतिरिक्त जो सॉल्ट है वो अंडर वाटर जमीन के नीचे ही रह जाता है। आगे पैराग्राफ अभी बाकी है, उसको भी समझ लेते हैं कि द आइडिया दैट सॉल्ट वाज ग्रेजुअली डिपोजिटेड इन द सी बाय रिवर्स वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय एडमोंड हेलर, मतलब ये नदियों से बहकर फिर समुद्र में पानी जाता है और पानी में नमक रहता है, ये सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था, एडमंड हेली नाम के व्यक्ति ने। ही प्रपोज्ड दैट द सैलिनिटी मतलब खारापन, सैलिनिटी मतलब खारापन ऑफ सी वाटर का जो खारापन है, कुड बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द ओशन, मतलब ये समुद्र से इसको प्राप्त करके यूज किया जा सकता है। बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, इसी थ्योरी के आधार पर फिजिसिस्ट
जॉनी जॉली यानी कि एक फिजिशियन जो है वो फिजिसियस मतलब जो भौतिक वैज्ञानिक है जॉनी जॉली, वो केम अप विद एन एस्टीमेट एक अनुमानित आंकड़े लेकर आते हैं ऑफ 90 मिलियन ईयर्स, यानी 90 मिलियन ईयर्स का, विच वॉज लेटर कैलकुलेटेड टू बी 4 बिलियन ईयर्स, जिसको कैलकुलेट करके ये पता चलता है कि वो 4 बिलियन ईयर्स हो जाएंगे विद द यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर। हेल्थ स्कीम्स हैड अ फ्लो, हेल्थ की जो स्कीम है वो कैसी है, हैड अ फ्लो, उसमें एक दम है, फ्लो है। ही पर क्या हुआ कि ही फेल टू अकाउंट फॉर द fact that some sea salt gets concealed in the form of mineral deposit on the sea floor। पर क्या होता है उनके उसके हिसाब से कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो नमक है ना वो जम कर नीचे उसकी जो तल है ओशन के तल में, समुद्र के तल में जाकर जमा हो जाता है। चलिए भाई क्वेश्चन देखते क्या कहता है कि वाई वाज जॉन जॉलीज एस्टीमेट ऑफ द एज ऑफ द ओशन रिवाइज्ड, कि जो जॉली की जो एस्टीमेट है उसको रिवाइज ओशन में क्यों रिवाइज किया गया, वो वापस क्यों चला जाता है। तो कह रहा है कि बिकॉज द न्यू एस्टीमेट वाज कैलकुलेटेड आफ्टर अ सब्सटेंशियल टाइम, ये तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज जॉन जॉलीज एस्टीमेट अकाउंटेड फॉर द साल्ट डिपॉजिट ऑन द सी फ्लोर, नहीं। बिकॉज अ प्रेसिशन ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज यील्डेड अ फार ग्रेटर एज, भाई एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इसी से इसका पता लगा सकता है फॉर ग्रेटर एज, एक लंबे समय के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर फॉर दिस पैराग्राफ। चलिए भाई अब आ गए हम बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और कह रहा है कि एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, और सही ऑप्शन को इसमें चुनिए। कह रहा है कि नो वन नोज फॉर श्योर, पूरी तरह पक्की बात कोई नहीं जानता कि व्हाट, यहां पर क्या आएगा बताना है। यॉर्निंग सर्व्स, ये यॉर्निंग मतलब क्या होता है, यौन मतलब जमाई लेते हैं ना, आलसी में ऐसा करते हैं हम, ये यॉर्निंग होता है ना। तो जमाई जो लेते हैं इससे आखिर ये क्या फर्क पड़ता है, ऐसा क्यों होता है, इसे किसी को भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन सम से कुछ कहते हैं कि इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेस, कि ये तनाव का सिग्नल देता है, साइन है, सूचक है। एंड अदर सेज, और दूसरे लोग कहते हैं कि इट इज एन इंडिकेशन ऑफ बोर्डम, और ये इस बात का संकेत करता है कि आप बोर हो रहे हो। साइंटिस्ट यूजुअली थॉट इट वाज मींट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये शायद शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो उसको बढ़ाने के लिए, मतलब हम जब जमाई लेते हैं तो जोर से ज्यादा खींचते हैं सांस, तो बोले अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए किया जाता है। आर या फिर टू, या फिर खाली दिया एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए किया जाता है। बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन वाई, परंतु वो ठीक ठीक कारण इस बात का नहीं बता पा रहे कि वेन वन पर्सन इन अ रूम यॉन्स, कि जब एक आदमी एक कमरे में अगर जमाई लेता है और वहां पर द अदर्स दूसरा व्यक्ति भी अगर बैठा है तो स्टार्ट यॉर्निंग, तो दूसरे लोग भी अपने आप जमाई लेने लगते हैं। जमाई की एक खास बात है कि एक व्यक्ति को जमाई आती है तो दूसरा व्यक्ति भी जमाई लेने लगता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण अभी तक के कोई वैज्ञानिक भी पता नहीं कर पाया है। तो चलिए अब इसके लिए हम इसमें क्या क्या आएगा फिल करते हैं और देखते हैं ऑप्शन। कह रहा है बेसिस, पहला तो पहले के लिए बेसिस, पॉइंट, पर्पस और इंटेंशन। तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा यॉर्निंग सर्व्स, यानी किस पर्पस के लिए आता है भाई, इसका उद्देश्य क्या है, एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या है, ये बताना चाह रहे हैं हम, है ना। तो पहले में क्या आएगा, पर्पस आ जाएगा भाई, उसका उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, जमाई लेने का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये जमाई आती है, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन सी। दूसरे के लिए क्या आ जाएगा भाई, कह रहा है ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से क्या करता है वो निकाल देता है। तो क्या क्या करता है, निकालने के लिए क्या करता है, रिलीज करता है ना, छोड़ता है। तो इसके लिए ऑप्शन आ जाएगा बी, रिलीज करना, है ना, ये वाला ऑप्शन। लिबर्टी मतलब स्वतंत्र करना, डिलीवर मतलब पहुंचाना, या फिर फ्री मतलब स्वतंत्र करना, स्वतंत्र नहीं करता है वो, क्या करता है, रिलीज करता है, मुक्त करता है, छोड़ता है। तो ऑप्शन तो क्या 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 आ जाएगा भाई, जहां पर भी सी और बी होगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी और बी कहाँ है भाई, सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्या कहता है कि हॉरर मूवीज, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है। हॉरर मूवीज जो डरावनी मूवीज होती है, जो फिल्में होती है वो ह्यूज फैन, उसमें बहुत उसके बहुत चाहने वाले हैं, उसको देखने वाले बहुत है, बेस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, यहाँ तक कि उसमें बच्चे भी बड़े शौकीन है हॉरर मूवीज देखने के। फिर यहाँ ब्लैंक दिया कि यहाँ क्या आएगा, दे बिलीव दैट, वे लोग ये मानते हैं कि दैट द घासली फेसेस, घासली मतलब डरावना भयानक जो चेहरा होता है भूतों का, वैसा जो चेहरा है ऑफ द घोस्ट, भूत का, एरी 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 साउंड इफेक्ट्स, और जो साउंड बनता है ना भयानक डरावना, इफेक्ट्स
वो उसका जो साउंड इफेक्ट्स होता है, एंड चिली बैकग्राउंड, और पीछे का एकदम काला यानी ठंडा ठंडा शीतल या ठंडे मौसम का ज़्यादा सीन उसमें दिखाई देता है, बारिश का मौसम ज़्यादा दिखाई देता है भूत वाली फिल्मों में, है ना। तो ये ऐसे जो बैकग्राउंड दिखाई देता है, सेटिंग ऑफ द हॉरर मूवीज क्रिएट परमानेंट इंप्रेशन, वो हमेशा के लिए जो अपना इंप्रेशन, अपना प्रभाव डाल देते हैं ऑन द चाइल्ड्स माइंड, बच्चे के दिमाग में। फिर खालिस्तान दे रहा है कि लेटर, बाद में, इन लाइफ, उसके जीवन में, इट माइट हैपन, ऐसा होता होगा, दैट दीज इंप्रेशंस में कम टू हाउंट द इमेजिनेशन वेन एवर वन इज सब्जेक्ट, वो किसी चीज के अधीन हो जाए, जैसे कि एनी फियरफुल इमेजिनेशन, यदि उसके अंदर कोई दुखद घटना आ जाए, उसमें वो अगर वो उसके कब्जे में आ जाता है किसी घटना के, तो वो टू हाउंड, तो वो उसको जल्दी डरा सकता है, उसकी इमेजिनेशन जो है वो ज़्यादा डरावनी बन सकती है। तो अब देखिए क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। इसमें हमें ये S1 S2 का ही रूप है, लेकिन जैसे S1 S2 S3 S4 वाला जो क्वेश्चन होता है वैसे ही क्वेश्चन है, परंतु उसकी जगह यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने भी वो दे दिया क्या कि खालिस्तान बना कर दे दिया है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है वो देखते, पहले तो अपन ऑप्शन को पढ़ लें कि हॉरर मूवीज जो है, हॉरर मूवीज गिव एन एड्रीनालाइन रस, एड्रीनालाइन रस मतलब एक प्रकार का हार्मोन निकालता है जिसकी वजह से वो डर डर लगता है, उसको बोलते हैं एड्रीनालाइन रस टू द व्यूअर्स, हेंस दे आर लव्ड सो मच, जिसकी वजह से ये इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हाउएवर सम साइकोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रन शुड नॉट बी एक्सपोज टू हॉरर मूवीज एट ऑल, कह रहे कि बच्चों को ही ज्यादा नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ साइकोलॉजिस्ट लोगों का मानना है। वॉचिंग सच घासली फेसेस माइट गिव एन एड्रेनल रस इन द बिगिनिंग बट दोज इंप्रेशन आर फॉरगॉटन, फिर बाद में बोले ये ऐसा भाव तो उत्पन्न कर देता है, ऐसा हार्मोन्स निकाल लेता है, एड्रेनल का नाम का जो हार्मोन्स है उसको निकाल देता है, जिसकी वजह से डर और मजा, एक रोमांच आता है, जिसमें डर में भी रोमांच आता है, उसको बोलते हैं हम एड्रेनल हार्मोन्स। परंतु बाद में ये अपना प्रभाव धीरे धीरे वो व्यक्ति भुला देता है, भूल जाता है। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये लास्ट वाला तो कहीं ना कहीं से मेल खा ही रहा है ना। और दूसरी बात आ रही है कि हाउ एवर सम साइकोलॉजिस्ट आर द ऑफ द ओपिनियन, उनका ओपिनियन है साइकोलॉजिस्ट लोगों का कि बच्चे लोगों को शुड नॉट बी एक्सपोज्ड, मतलब बच्चे लोगों को ये हॉरर मूवीज जो है इनके सामने नहीं लाना चाहिए। तो ये वाला हो गया, जो बी है यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, बी पहले में आ जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा, मतलब बी और सी, ये ऑप्शन हमें जहां पर भी दिखाई दे वो उसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है भाई, द फॉलोइंग सेंटेंस पेयर कैन बी कंबाइंड इनटू वन बेटर सेंटेंस, भाई एक सेंटेंस बनाना है इन दो सेंटेंस से, चूज द ऑप्शन दैट कंबाइंस द टू सेंटेंसेस बेस्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, और अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि यू कैन नॉट ड्राइव अ व्हीकल, कि आप एक व्हीकल नहीं चला सकते, यू शुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, मतलब जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप गाड़ी नहीं चला सकते। अब ऐसा कौन सा भाव दे रहा है, पहले नीचे से चलते हैं, यू कैन नॉट ड्राइव अ व्हीकल दो यू शुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, बोले हालांकि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है पर तुम गाड़ी नहीं चला सकते, ये कोई मतलब ये कोई बात नहीं हुई। यू कैन नॉट ड्राइव अ व्हीकल बट यू शुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, बोले लेकिन तुम्हारे पास है ना, तुम गाड़ी नहीं चला सकते लेकिन तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ये भी बात गलत हो गई। यू कैन नॉट ड्राइव अ व्हीकल बिकॉज यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, तुम गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ये तो सब उल्टी बात कर रहा ना, ऐसा तो संभव ही नहीं है ना भाई, जब तुम्हारे पास है तो तुम चलाओगे, लाइसेंस से तो तुम चलाओगे। लेकिन देखिए फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि यू कैन नॉट ड्राइव, तुम तब तक नहीं चला सकते व्हीकल, कब तक, अनलेस, जब तक कि यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, जब तक कि तुम्हारे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही इसके ऊपर बैठ रहा है। तो ये वाला जो है हमारा जो ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए समझ में आ रहा है बेटा। चलिए हमने 24 क्वेश्चन कर लिए, अब नंबर है हमारे लास्ट क्वेश्चन का 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्या कह रहा है, फिल द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक, कह रहा है कि आई हैड मनी, यहाँ पे ब्लैंक दिया है कि आई हैड मनी दैट आई कुड नॉट पे द बिल दैट डे, मेरे पास पैसे थे और मैं मतलब बिल नहीं दे पाया, मतलब काम नहीं हुआ, है ना, नॉट डन, मतलब जो टास्क था वो कंप्लीट नहीं हुआ, टास्क वाज नॉट डन। जब काम नहीं होता है तो याद रखिएगा बेटा, तीन चीज होती है लिटिल के लिए, एक लिटिल होता है, एक ए लिटिल होता है, और एक दैट द लिटिल होता है, सॉरी इसको हटा देते हैं, एक द लिटिल होता है, ध्यान समझेंगे। ये बेटा लिटिल जो है अपने आप में नॉट इस लिए रहता है, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए बना हुआ है, और ये है इसका मतलब है ये पॉजिटिव चीज बताता है, यानी काम होने को दर्शाता है ना। और ये जो है थोड़ा, लेकिन ये पूरे होल को दर्शाता है, पूरे ग्रुप को दर्शाता है। परंतु यहाँ की बात करें कि मेरे पास पैसा था क्या, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तो बिल को पे कर देता ना,
मैं पैसा दे देता, परंतु मेरे पास पैसा नहीं रहा होगा तभी मैंने बिल नहीं दे पाया, कुड नॉट पे द बिल, है ना। यानी नहीं, काम के नहीं होने को दर्शा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चीज आना था, यहाँ पे क्या आना था बेटा, लिटिल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट द, सॉरी लिटिल, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हुए बेटा हमारे 25 क्वेश्चन किए हमने, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस थे। और कैसे लगी आज की क्लास कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। किसी भी प्रकार का कोई नया क्वेश्चन हो, या आपके मन में किसी चीज का उलझन हो, या आप चाहते हो कि सर हमें कोई किसी चीज पर हमें कोई जानकारी दे, तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा वो क्वेश्चन को आप डाल दीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर देने का प्रयास करूंगा। हाँ, कैसी लगी क्लास ये जरूर बताइएगा। और किसी भी प्रकार की क्वेरी अगर आपके पास है तो बेटा ये मेरा नंबर है 9977752051। तो इस पर आप अपने क्वेश्चन को भी सेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। और उस क्वेश्चन सेंड करने के बाद आप अगर मुझे क्वेश्चन मिलता है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आपको इसका आंसर दे दूंगा। तो इसको आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझसे कोई क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए, कैसी लगी आज की क्लास बताइए, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, गुड बाय।